रूही सिर्फ 5 महीने की थी जब उसे निमोनिया हुआ और उसके हाथ पैर नीले पड़ने लगे। जब जांच कराई तो पता चला रूही के छोटे से दिल में एक बड़ा सा छेद है। पैसे ना होने के कारण उसके माँ बाप उसकी सर्जरी नहीं करा पा रहे थे। तभी उन्हें पता चला सर्वोदय हॉस्पिटल की एक स्कीम नन्ही धड़कन के बारे में, जिसमें हॉस्पिटल फ्री हार्ट सर्जरीज कराता है। आज 2 साल बाद सर्जरी कराकर रूही से एक बहुत ही बढ़िया जीवन जी रही है। आपका बी द चेंज पॉडकास्ट भी इस मुहिम का हिस्सा बना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें रूही जैसे बच्चे जिनको फ्री हार्ट सर्जरीज रिक्वायर्ड है, उन्हें ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करें। अगर आप इस कॉज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें और इस रील को मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। आजकल रोड रेज बहुत चल रहा है। जो विक्टिम है ना, वो ही एंड में हरास हो जाता है। मतलब 20 साल से 40 50 साल केसेस चले जा रहे हैं। There are millions of cases, millions that are stuck in lower court, trial court, even high court. आज जुलाई चल रहा है, जज साहब ने डेट डाल दी नवंबर। वो 5 महीने का क्या क्राइटेरिया क्या है डेट चलने का? ये थोड़ा सा अभी भी 38% जजेस कम है। ऑल ओवर इंडिया हर कोर्ट में लोड है। इसको गैप को कैसे फिल कर सकते हैं? वो जो वैकेंसीज हैं उनको फिल करना इतना आसान नहीं है। इट इज़ अ वेरी एम्बिशियस थिंग। उससे पूरा का पूरा बजट ही हिल जाएगा पूरे राष्ट्र का। ये जो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हुआ है, इनसे रिलीफ मिल सकता है? एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करने की आवश्यकता है कि जो हर एक केस को 2-3 हियरिंग में, 4 हियरिंग में, 5 हियरिंग में निपटारा हो जाए। जो भारतीय न्याय संहिता BNS लागू हुआ है जी, उससे कुछ इम्पैक्ट हुआ है? वो 28 साल की उम्र में किसी की शादी होती है, 6 महीने बाद ये डिस्प्यूट हो जाता है। अब उसमें अगर 5-6 साल, 4 साल लग जाएंगे तो रीसेटल होने का तो चांस ही खत्म हो जाएगा। 5 साल में मोस्टली केसेस इनका निपटारा होता नहीं है। 15 साल, 20 साल चलेंगे केसेस। कोई ऐसा रिफॉर्म आप चाहते हैं कि हमारे इंडियन जुडिशरी में आए जिससे 10x बेटर हो जाए सिस्टम? कि जस्टिस हैज टू बी क्विक। जस्टिस डिलेड इज डेफिनेटली जस्टिस डिनाइड अकॉर्डिंग टू मी। दोस्तों नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में हम आपसे मिलवा रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने 2 यूनिफॉर्म पहनी हैं, एक देश की सेवा के लिए और एक देश की रक्षा के लिए। आज हमारे साथ हैं मेजर कविश अग्रवाल, जिन्होंने 11 साल देश की सेवा करी इंडियन आर्मी में रहकर और अब कोर्ट रूम में सेवा कर रहे हैं आप सब देशवासियों की। दोस्तों, एक सोल्जर का डिसिप्लिन, एक लॉयर की क्लैरिटी और एक सिटीजन का दर्द, ये तीनों समझकर आज मेजर कविश इंडियन सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो हम सबके लिए एक पेन पॉइंट बना हुआ है कहीं ना कहीं, जो कि है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारे देश में लगभग 5 करोड़ केसेस हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं, जिस कारण बहुत सारी फैमिलीज डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको, स्पेशली सिविल केसेस में, बहुत 20-20 साल लग जाते हैं और जिस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो पाती और फैमिलीज डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं। इस मुद्दे पर अपनी एक्सपर्टीज दे रहे हैं आज हमारे साथ मेजर कविश अग्रवाल। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मेजर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट बी द चेंज में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैंने आपको अपने पॉडकास्ट में इसलिए चुना क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप एक चेंज मेकर हैं जी। हमारी ऑडियंस को भी और हमारे लिए भी एक नई बात है। सबसे पहले हमें ये नहीं पता था कि इंडियन आर्मी में भी एक लीगल डिपार्टमेंट होता है और उसमें आप जैसे एडवोकेट्स होते हैं जी। और अब आप सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कॉलिंग मी टू बी द चेंज। ये बी द चेंज इससे शायद महात्मा गांधी जी के उससे ओरिजिन होता है, जो कि उनका कोटेशन है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। हाँ, तो महात्मा गांधी, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करता हूँ, हालांकि आजकल कंट्रोवर्शियल फिगर हो रखे हैं वो। एनीवे, सो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। सी जो आपने जो सब्जेक्ट जिसकी आपने बात की, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड,
जब मैंने पहले सुना ये, आई थिंक मैं 11th क्लास में था, सेंट कोलंबस स्कूल में। शाहरुख खान का स्कूल है बाय द वे, और जो 11th 12th क्लास में हमारी क्लास टीचर भी वही थी, मिसेस सचदेवा, जो कि शाहरुख खान की क्लास टीचर होती थी। ही इज़ 1965 born, he's just turned 60, and he used to be in the sports teams, and so Mrs. Sachdeva was the class teacher, and I also had the same class teacher in class 11. So I heard this topic and I was very surprised. इस चीज़ पे डिबेट हो क्या सकती है? जस्टिस डिलेड इज ऑब्वियसली जस्टिस डिनाइड। मतलब इसमें पक्ष विपक्ष रखे गए थे कि कोई कह रहा है कि जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो इसका सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि जो आपने किसी व्यक्ति ने कोर्ट में केस डाला या उसे डालने के लिए वो मजबूर हुआ, ही इज कॉन्स्ट्रेन्ड टू फाइल अ कोर्ट केस, तो वो उसको इंडिया में या विश्व की और कई कंट्रीज में सिस्टम ऐसा है अनफॉर्चुनेटली कि बहुत साल लग जाते हैं मैक्सिमम केसेस में जस्टिस मिलने में, या मैं उसे जस्टिस कहूँगा भी नहीं एक्चुअली। मतलब जस्टिस की आप परिभाषा को क्या समझते हैं? सपोज आपका ये एक बॉटल है, दिस इज अ प्रेशियस आइटम, और इसे लेकर के मैं यहाँ से भाग जाता हूँ सपोज, ठीक है, आई एम स्टीलिंग इट, कमिटिंग एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ थेफ्ट, कमिटिंग थेफ्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शंस 378 ऑफ द आईपीसी एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 379। मान लीजिए 100 रुपये की बॉटल है, आप मेरे पास इसमें केस फाइल करते हैं, 5 साल बाद आपको ये बॉटल के बदले कोर्ट कहती है कि ठीक है इसको 100 रुपये दे दो, 100 रुपये दीजिए, या इंटरेस्ट मान करके 6% 8% इंटरेस्ट मान करके 130 रुपये 140 रुपये दे दीजिए जी। क्या ये जस्टिस है आपके हिसाब से? बिल्कुल भी नहीं। ये जस्टिस इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो आपने 5 साल में जो आपने इमोशनल एगनी फेस करी, आपको इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ, आपको टेंशन हुई, एंग्जाइटी हुई, आपको, आपके परिवार वालों को, आपको वकीलों के चक्कर काटने पड़े, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, उन सब का हर्जाना कौन देगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? 130 रुपये रिकवर करने में आपके हो सकता है उससे ज़्यादा खर्च हो गए हो लीगल प्रोसेस में। मेजर साहब, मैं आप ही की बात को सेकंड करता हूँ। बहुत सारे केसेस, हम लोग सोशली एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे केसेस देखते हैं, पर कहीं ना कहीं जैसे एक्सीडेंट केस हो जाता है, आजकल रोड रेज बहुत चल रहा है, अभी 10 दिन पहले रोड रेज का मैंने बिल्कुल लाइव देखा। अब उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जो विक्टिम है ना वो ही एंड में हरास हो जाता है। मतलब एंड में क्या होता है कि कोई गाड़ी पे हमला करके भाग गया, पुलिस के पास नंबर आया, पुलिस ने बुला लिया, वो आ नहीं रहा। अभी लेटेस्ट केस हुआ है 15-20 दिन पहले हमारे शहर में, वो आ नहीं रहा, वो अपना किसी ना किसी को भेजे जा रहा है, उनको पुलिस तो कुछ कह नहीं सकती। भाई एज पर लॉ मैंने कोई क्राइम कर दिया, मेरा कोई मिलने वाला आके पुलिस के पास आके कुछ पूछ रहा है तो मना नहीं कर सकते। अब वो बंदा खड़ा है एक जिसके गाड़ी तोड़ दी, पिटाई हो गई, वो 5 घंटे 6 घंटे से खड़ा है, अल्टीमेटली उसको भी 4 लोग बोलते हैं भाई अब होना तो कुछ है नहीं। तो वो भी सर एक तरह से ना कोर्ट तक पहुंची भी नहीं बात, और फिर क्या होता है 2-3-4 दिन बाद वो इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम, छोटे क्राइम्स में कोई किसी की पिटाई हो गई, कुछ ऐसा हो गया, रोड रेज हो गया या डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, उनमें क्या है 2-4-5 दिन बाद तो वो चीज़ वैसे भी नॉर्मलाइज हो जाती है। करेक्ट। तो वो जस्टिस का तो कहीं तक दूर दूर तक उससे राब्ता नहीं हुआ। देखिए एक्चुअली सिस्टम बनाया हुआ है अंग्रेज़ों के ज़माने का जी, और मेरे ख्याल से बहुत सारे इसमें लीगल एक्सपर्ट्स ने अपना दिमाग लगाया होगा। सिस्टम बनाने के पीछे माय व्यू इज़ दैट इंटेंशंस वर गुड, कि जो भी व्यक्ति है जिसके साथ अन्याय हुआ है या जिसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वो कोर्ट के पास तक जा सके और अपने लिए न्याय मांग सीख सके, अपने लिए न्याय मांग सके। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन आज की डेट में ऐसा है कि उसमें बहुत साल लग जाते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। देर आर केसेस पेंडिंग फॉर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स फॉर डेकेड्स, मतलब 20 साल से 50 साल केसेस चले जा रहे हैं। तो हमें कोशिश करने की आवश्यकता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन को हम कैसे क्विकन करें। हमारे आर्मी में या डिफेंस फोर्सेस में एक केस हुआ सन 2003 में, बबीता पुनिया वर्सेस यूएन ऑफ इंडिया। ये था कि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मांगना है, विमेन ऑफिसर्स को। 2003 इट इज़ फाइल्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट डिसीजन देता है 2010 में, गवर्नमेंट उसके खिलाफ अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आता है 2020 में। 17 साल
17 साल कौन वेट करेगा? करियर ही खत्म हो गया। करियर खत्म हो गया। कुछ लोगों को उसमें रिलीफ मिला है, काफ़ी ऑफिसर्स को मिला है, विमेन ऑफिसर्स को। सी इंसान के जो जीवन है 70-80 साल का, समवन कैन डाई राइट इन दैट 17 ईयर, सम पीपल वुड हैव डाइड। और मान लीजिए आपको वो चीज़ आज चाहिए और आपको वो चीज़ 15-20 साल बाद मिल रही है, इट मे नॉट होल्ड द सेम वैल्यू फॉर यू इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली। उस चीज़ की वैल्यू आपके लिए वो नहीं रहेगी जो उस टाइम पे थी, जी, जिस टाइम पे जस्टिस चाहिए था। लेकिन तो अब इसमें यह है कि हम ऐसा क्या करें कि तुरंत जस्टिस मिल पाए। कोई बहुत आसान नहीं है। इट इज़ वेरी इजी टू क्रिटिसाइज बट वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट थिंग्स इन एन इफेक्टिव मैनर। सो मेरे ख्याल से द वन थिंग विच कैन बी डन इज, मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था एक किताब, उसमें लिखा है कि इन 1000 pounds ऑफ लॉ देयर इज नॉट एन आउंस ऑफ लव। मतलब हजारों किलो के कानून में कहीं पर इमोशन की एक जगह नहीं। प्रेम की, कंपैशन की, दया का, भाव का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, हमें ये सोचना चाहिए कि जो बंदा विक्टिम है या जो बंदा अक्यूज है या कंप्लेनेंट है, उसकी जगह हम भी हो सकते हैं। और हम बहुत लोग होते हैं, आपकी फैमिली में कुछ केसेस चल रहे होंगे किसी ना किसी चीज़ के बारे में। मेरी फैमिली में कुछ लोगों के केसेस हैं, ठीक है, इमीडिएट फैमिली में, क्लोज रिलेटिव्स में, सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं। अब जब वो केसेस सालों तक चलते रहते हैं, इट फील्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। हाँ, और फिर ये लगता है कि दिस इज़ नॉट व्हाट वी साइंड अप फॉर। अगर पता होता कि वो केस इतना लंबा चलेगा, शायद हम कभी उसकी तरफ जाते ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक भोपाल गैस ट्रेजेडी केस, जिसके बारे में ये द रेलवे मैन एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, शायद नेटफ्लिक्स पे आई थी या अमेजॉन प्राइम पे होगी मे बी। मैंने 2 साल पहले देखी थी। 2 साल पहले आई है। हाँ जी, और मैंने तभी देखी थी, मुझे किसी ने रेकमेंड किया। मैंने रात में शायद रात के 11 बजे से सुबह के 5-6 बजे तक बैठ के देखी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, दिस हैपेंड आई थिंक ऑन 2nd और 3rd ऑफ दिसंबर की रात को 1984 में। भोपाल में सम मिथाइल आइसोसाइनेट गैस गॉट लीक्ड। अब उसमें वो केस में 1989 में जिन लोगों की डेथ हुई, जो उसके विक्टिम्स थे, उन लोगों को शायद 2 लाख का कॉम्पेंसेशन मिला। और जो लोगों को परमानेंट डिसेबलमेंट हुआ, उन्हें 1 लाख का कॉम्पेंसेशन मिला। इमेजिन करिए, आपके शहर में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, लोग आज तक लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं, शायद एज पर माई इन्फॉर्मेशन। नहीं, अभी भी इम्पैक्ट है, वो जीन्स में ही आ चुका है। करेक्ट। तो उसके 5 साल बाद इमेजिन द काइंड ऑफ एगनी। आपको वो देखिए, वैसे जिसके घर में मौत हुई उसको वैसे भी 2 लाख रुपए से मेरे ख्याल से कोई खास कुछ नहीं होना। मतलब हाँ, अगर कोई बहुत पुअर इम्पोवरिश्ड फैमिली से है तो उसके लिए ठीक है। सर पैसा आदमी को तो रिप्लेस नहीं कर सकता। वो तो देखिए, वो तो किसी बच्चे का बाप चला गया, उसको आपने पैसा दे दिया, वो तो उसको तो कोई उसकी भरपाई नहीं कर सकता, उसकी तो कोई भरपाई है ही नहीं। ठीक है, लेकिन जो एक कानून की प्रक्रिया है उसमें भी 5 साल उसमें लगे। लेकिन बाद ये 5 सालों का केस खत्म नहीं हुआ। उसके बाद शायद 2010 के आसपास वो जो व्यक्ति थे, यूनियन कार्बन कार्बाइड के जो CEO थे या चेयरमैन थे, वॉरेन एंडरसन कुछ ऐसे उनका नाम था, तो उन्हें शायद 2 साल कुछ के करीब की सज़ा हुई। वो मेरे ख्याल से इंडिया में थे भी नहीं, या वो इंडिया से फिर से चले गए थे। और फिर से अपील में, अभी तक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वो केस फाइनलाइज नहीं हुआ है। वारदात को 40 साल हो गए। ठीक है, लोग अभी तक अपाहिज हैं, डिफॉर्म्ड हैं, अभी तक सफ़र कर रहे हैं। सर यही केस देखिए आप, जो दिल्ली में राइट्स हुई जी 1984 में, करेक्ट, सिख कम्युनिटी पे हुई, वो बच्चे जिनके 2 साल के थे, उनके सामने उनके फादर को कर दिया, आज वो 40-45 साल के हो रहे हैं। yes. उनको आप क्या जस्टिस दे रहे हो? अभी ऐसी तक सिचुएशन में एविडेंस गायब हो जाएगा। ठीक है, विटनेसेस गायब हो जाएंगे, या उनकी डेथ हो जाएगी, या वो अनअवेलेबल होंगे, या डिसइंटरेस्टेड होंगे। एक्चुअली ये होता है कि ऐसे केस में विक्टिम खुद डिसइंटरेस्टेड हो जाता है। जैसे कि आपने बताया, हमारे एक जानकार थे, तो उनका ऐसा हुआ कि यूपी के किसी एक शहर में, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे उनकी एक सिस्टर थी, उनका चेन स्नैचिंग हो गया। तो चेन की वैल्यू, गोल्ड चेन थी तो लगभग 1 लाख की होगी उस समय चेन। दिल्ली में ये वारदात हुई और उन्होंने केस को फाइल कर दिया। दिल्ली में पुलिस कंप्लेंट लिखाई एंड द केस वाज गोइंग ऑन। दिस वाज इन पटियाला हाउस कोर्ट इन दिल्ली। सो आई वाज हैंडलिंग दैट केस लेटर ऑन। अब वो कहते हैं, भाई देख ऐसा है यार, 1 लाख रुपए की चेन थी, 4 साल हो गए इस इंसिडेंट को, हमें नहीं चाहिए वो चेन, क्योंकि हम हर बार वहाँ से उठ करके अपने घर से दिल्ली में तो आएंगे नहीं। उससे ज़्यादा की हमारी हैरेसमेंट है, और मेरी एक दिन की जो कमाई है उसकी वैल्यू कम से कम 5,000 रुपये है, आने जाने का 3-4 हज़ार रुपये खर्चा, तो 1 लाख की रिकवरी में हमारे 1 लाख ज़्यादा खर्च हो जाएगा। ठीक है,
हालांकि वो ये केस मैं प्रो बोनो कर रहा था, मैं उससे कुछ ले नहीं रहा था बिकॉज ही वाज अ नोन ऑफिसर। तो अब उसने बोला कि ठीक है भाई, इसको कविश इस केस को बंद करा दो। हमने कहा ठीक है। हमने मैजिस्ट्रेट साहब को एप्लीकेशन दी कि हमें बंद करना है ये केस। पुलिस वालों को रिक्वेस्ट की। पुलिस वाले, उनके जो पेरेंट्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो शायद 60+, 65+ हैं, उनके घर में जो कंप्लेनेंट हैं लेडी, उनके घर में जा रहे हैं पुलिस वाले और कह रहे हैं कि आप गवाही के लिए नहीं आ रहे। जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, वो गवाही के लिए नहीं जा रहा। वो बंदा मतलब अपने 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर चल के या ट्रैवल करके दिल्ली में आएगा गवाही देने के लिए, और वो केस बंद भी नहीं करवा पा रहा। हमने कहा कि हमें केस क्लोज करना है, हमें इससे कुछ नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं नहीं, आपको कोर्ट में आकर के मैजिस्ट्रेट के सामने आप अपना स्टेटमेंट देंगे कि हम इस केस को परस्यू नहीं करना चाहते, तब केस बंद होगा। उनके भी वारंट इशू हो जाते हैं। हाँ, उनका नॉन बेलेबल वारंट इशू होने वाला था। मतलब वो 1-2 नोटिसेस जाते हैं उसके बाद। करेक्ट। हालांकि वो उसमें कुछ होता नहीं ऐसे नॉन बेलेबल वारंट में, क्योंकि वो तो विक्टिम थे एक्चुअली। बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू गो टू द कोर्ट टू गिव योर स्टेटमेंट। सो द पॉइंट इज दैट द विक्टिम और द कंप्लेनेंट, लाइक यू राइटली सेड, समटाइम्स फील्स लाइक ही इज द अक्यूज्ड। सो हमें ये थोड़ा सा कंपैशन से सोचना चाहिए कि हम क्या ऐसा कर सकें कि उनको इतनी ग्रीवेंस ना उठानी पड़े। मतलब वी कैन devise policies in such a manner that, see, if you are a complainant, you can give a affidavit, you can give a statement. आप एक email लिख के भेज दीजिए कि हम इस केस को pursue नहीं करना चाहते। And there should be some kind of a system in which that case can be closed at that point of time. लेकिन अब इतना अगर complicated है, actually लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि हम इसको simplify कैसे करें, क्योंकि ये हमारे ही भाई बंधु हैं। हमें we have to look at things with a compassionate। सर अब एक और चीज़ बताओ मेजर साहब, अब जैसे हमने गए कोर्ट में, मैंने कोर्ट में तो 4 बार अपेयर भी हुए, देखा है केसेस लोगों के साथ। आज जुलाई चल रहा है, जज साहब ने डेट डाल दी नवंबर की। अब वो 5 महीने का क्या क्राइटेरिया क्या है डेट्स चलने का? ये थोड़ा सा क्राइटेरिया तो ये होता है कि उस बेंच में, उस कोर्ट के पास वर्कलोड कितना है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी केसेस आर पेंडिंग इन दैट, लेट अस से दिल्ली हाई कोर्ट की आप बात कर लें, लेट अस से दिल्ली हाई कोर्ट में 10 लाख केसेस पेंडिंग है आज की तारीख में, फॉर एग्जांपल, और लेट अस से 40 जजेस हैं। ठीक है, तो अब एक जज पे कितना वर्कलोड है। अब वो जज, जैसे कि मान लीजिए कोई जजेस होते हैं जो कि सर्विस मैटर्स सुनते हैं, उन जज साहब के पास मान लीजिए कि 50,000 केसेस पेंडिंग हैं, तो हर एक केस को वो कितने टाइम, महीने बाद की डेट दे सकते हैं। फिर उसमें ये होता है कि कोई केसेस अर्जेंट माने जाते हैं कोर्ट के नज़रिए से। अर्जेंट मान लीजिए कि आपका कल का रिटायरमेंट होने वाला है। ठीक है, आज है, एज ऑन डेट व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट, आज है 10 दिसंबर 2025। आपका रिटायरमेंट हो रहा है 11 दिसंबर 2025 को। तो अगर हम कोर्ट के सामने आज पेश हो रहे हैं, हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप इसमें या तो आज ही फैसला करिए कुछ, या तो मेरी रिटायरमेंट पे स्टे लगाइए, या आप कल की डेट लगाइए अगर आपको और कुछ बहस सुननी है, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद बात बदल जाती है। तो ऐसा कोर्ट्स करती हैं AFT में, हाई कोर्ट स्पेशल केसेस में। हाँ, स्पेशल केसेस या अर्जेंट मैटर, जिसकी हियरिंग उस समय अर्जेंट मानी जानी चाहिए जी। या मान लीजिए सर्विस मैटर नहीं, प्रॉपर्टी केसेस हैं, उसमें किसी प्रॉपर्टी का डिमोलिशन होने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि प्रॉपर्टी 100 साल पुरानी हो गई, ये कभी भी गिर सकती है, तो आसपास के लोगों को खतरा है, इसलिए हम इसको डिमोलिश करने वाले हैं। डिमोलिशन की डेट NDMC ने, फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 11 दिसंबर की डेट लगाई है उस बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए। तो उसको कोर्ट आज ही सुन लेगा या 11 दिसंबर की मॉर्निंग में सुन लेगा, बिकॉज दैट मैटर अपीयर्स टू बी अर्जेंट। लेकिन जिस टाइप के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति रिटायर हो गया 5 साल पहले, उसकी पेंशन नहीं आ रही है, उसमें कोर्ट 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने की डेट लगाती है। इसमें बहुत प्रॉब्लम है 5-6 महीने की डेट्स में। पहली बात, जो मैं हूँ या कोई भी वकील है, मैंने आज वो फाइल पढ़ी, 10 दिसंबर को केस लग रहा है, तो मैं 8 दिसंबर 9 दिसंबर को उसकी तैयारी करूंगा। सी द लॉयर हैज़ टू प्रिपेयर द ब्रीफ प्रीवियस डे और 2-3 डेज प्रायर, बिकॉज अब मान लीजिए हर रोज 10 केस लग रहे हैं, तो जैसे हम अपने एग्जाम से पहले लास्ट मोमेंट रिवीजन तो करते हैं। ठीक है, तो सारे केसेस तो टिप्स पे हो नहीं सकते, सारे केसेस टिप्स पे हो नहीं सकते, और इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि फैक्चुअल सिचुएशन बदलती रहती है। अब मान लीजिए जज साहब कुछ भी पूछ लें कि अच्छा आज आपके जो क्लाइंट हैं, इनकी आज नौकरी लगी हुई है या नहीं, तो मुझे उसमें लेटेस्ट अपडेट तो लेना ही पड़ेगा। प्रीवियस नाइट को या प्रीवियस इवनिंग को मुझे वो केस पढ़ना ही है। अब मैंने वो 9 तारीख को वो केस पढ़ा, अब 9 दिसंबर को मैंने केस पढ़ा, अगली तारीख लग रही है मई के महीने में, मई 2026 में, अब उसमें फिर मुझे वो केस पढ़ना पड़ेगा। मेरी तरफ से एफर्ट ऑब्वियसली ज़्यादा लग रहा है,
अगर एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो फीस ज़्यादा लेनी पड़ेगी। क्लाइंट के नज़रिए से सोचिए, उसको भी वो ये सोचता है कि मेरा हर डेट में जाके खर्चा होना, या तो हर डेट का खर्चा होगा, या अगर लमसम की बात हो रखी है तो लमसम का फिर अमाउंट टोटल बढ़ेगा। मेरे साथ रिसेंटली एक केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट की बात है। सो ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स केम टू मी, और जो सुप्रीम कोर्ट का प्रीवियस ऑर्डर था उससे लग रहा था कि उस डेट को वो केस फाइनलाइज होना है। ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर से पढ़ने से जो समझ आया उनको, क्लाइंट्स को, उन्हें लगा कि ये एक डेट है, तो एक उन्होंने मेरे को बोला कि सर इस केस में सिर्फ एक डेट लगेगी, आपकी फ़ीस क्या होगी। मैंने सोचा कि अब पूरा केस को मैं पढ़ूंगा, उसको प्रिंट करूंगा, अपना जो भी मैन पावर लगेगी, और पूरा समझने के हिसाब से, और सिर्फ एक बार अपेयर होना है तो उसके हिसाब से एक ये फीस मैंने बोल दिया कि ये है मेरी एक अपीयरेंस की फ़ीस। वो उस केस में मेरे ख्याल से, अगर मुझे ठीक याद है, 9 या 10 अपीयरेंसेस लगी। वो चेंज ही हो गया सारा तो कैलकुलेशन। अब वो क्लाइंट्स को उतनी ही ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारा उतना दिन लगे, हमारे 9 दिन अगर अपीयरेंसेस हुई तो हमारे 9 दिन लगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ 2-3 लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, 4 लोग जा रहे हैं, वट एवर इट इज़, प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रीवियस इवनिंग में हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं। सो द थिंग इज दैट it becomes such a botheration, such a pain financially also for the client. सर ये क्या मतलब जो एक ये सिस्टम का गैप है, मतलब यहाँ तो एक तरफ तो हमारे पास पॉपुलेशन इतनी है, हमारे पास वी हैव गुड माइंड्स, अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे बच्चे लॉयर भी बन रहे हैं, जजेस भी बनना चाहते हैं। एक उसमें अभी भी पीछे कोई, मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये था कि अभी भी 38% जजेस कम है, मतलब पोस्ट आर वैकेंट। और यहाँ इतना लोड है, ऑल ओवर इंडिया हर कोर्ट में लोड है। इस गैप को भरने में कितना टाइम लगेगा? मतलब अभी हम हर फील्ड में इंडिया ग्रो कर रहा है, पिछले आप 10-15 साल में देखें, बी इट डिफेंस, बी इट एनी फील्ड, हम लोग हर एरिया में ग्रो कर रहे हैं जी। लेकिन ये एक जो जिससे हर नागरिक जुड़ा हुआ है, इस समस्या से तो हर नागरिक कहीं ना कहीं तो जुड़ा ही हुआ है, कभी किसी ना किसी का कोई ना कोई लाइफ टाइम में एक बार तो मैटर पर नहीं जाता है। तो इसका मतलब हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज फेसिंग दिस इशू फ्रॉम पास्ट डिकेड्स। जी। तो इसका क्या आप सोचते हैं कि इसको गैप को कैसे फिल कर सकते हैं? मेरे हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से फ्रेम किया जाना चाहिए। देखिए, गैप्स जो है ना सरकारी नौकरियों में, वो हर एक डिपार्टमेंट में है। लॉ एंड जस्टिस इज जस्ट वन डिपार्टमेंट। अगर आप सिविल सर्वेंट्स की बात करें, IAS ऑफिसर्स, IPS वगैरह, इनके भी गैप्स होते हैं। आई मीन इनमें भी पोस्ट वेकेंट पड़ी होंगी। क्लरिकल डिपार्टमेंट्स में पोस्ट वेकेंट पड़ी होंगी, रेलवेज में पोस्ट वेकेंट होंगी, डिफेंस सर्विसेज में भी कुछ कुछ जगह पोस्ट वेकेंट होती हैं, क्योंकि मैन पावर फुलफिल करना, इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड एम्बिशियस टास्क। मोर ओवर इट्स नॉट सो सिंपल। सी, अगर मान लीजिए आप एक जज को एम्प्लॉय करते हैं, एक जज को आप एंगेज करते हैं, तो आप क्या समझते हैं उसका सरकार पे कम से कम 5 लाख रुपए महीने का खर्चा पड़ेगा। अगर आप एक लोएस्ट लेवल के जज को भी एम्प्लॉय करेंगे, उनकी मान लीजिए वट एवर दी सैलरी में भी, सैलरी स्टार्टिंग में 90,000 1 लाख के आसपास से होती होगी, वो तो बेसिक ग्रॉस सैलरी हो गई। फिर वो घर भी देना है, सिक्योरिटी भी देनी है, सब कुछ है, वो सब मैं मिला के कह रहा हूँ। देन यू नीड अ स्टेनो, यू नीड अ ड्राइवर, you need a, I mean driver, chauffeur, you need a clerk, you need a PU, you need a gunman, जहाँ पे गनमैन मिलता है, जैसे हरियाणा के कोर्ट्स में गनमैन दिया जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होंगे, बंगले वगैरह देने पड़ते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बंगले यहाँ पे दिल्ली में नहीं, हरियाणा में और कुछ कुछ स्टेट्स में बंगले मिलते हैं जूनियर लेवल के जजेस को भी। तो वो जो वैकेंसीज हैं उनको फिल करना इतना आसान नहीं है। इट इज़ अ वेरी एम्बिशियस थिंग। देन उसके बहुत रेपरकशंस हैं, उससे पूरा का पूरा बजट ही हिल जाएगा पूरे राष्ट्र का। ठीक है, उसके लिए मैं मानता हूँ कि मेरे से बहुत ज़्यादा इस देश में विद्वान लोग होंगे, मेरे ज़्यादा कॉम्पिटेंट, समझदार, इंटेलिजेंट लोग होंगे जो इस विषय पर टिप्पणी कर सकें। नहीं, आज हम जैसे डिबेट कर रहे हैं, आप इस चीज़ को सोच के बताइए। मैं उसी चीज़ का जवाब दे रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल से जो वैकेंसीज हैं उन्हें फुलफिल करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये होना चाहिए कि हम नंबर ऑफ अपीयरेंसेस को रिड्यूस करें। जैसे कि मान लीजिए एक कोई केस 15 साल, 20 साल, 25 साल तक क्यों चले, उसका सिंपल सोल्यूशन मेरे हिसाब से ये हो सकता है। इसमें अगेन देयर विल बी वाइजर, स्मार्टर पीपल टू कमेंट। जैसे मतलब बहुत सारे इंडिया में जो लीगल ल्यूमिनरीज रहे हैं, जजेस एंड सीनियर लॉयर्स, वो शायद बेटर बता पाएंगे, लेकिन जो मेरा व्यू है, मैं ये सोचता हूँ कि कोई केस में ऐसा क्यों होना चाहिए कि क्या ये ज़रूरी है कि हर एक, जैसे पहले दिन जब केस लगा,
क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले दिन जो केस लगा है उस दिन अगर जज साहब को लगता है, जो अभी की प्रैक्टिस होती है, उस दिन मोस्टली केसेस में जज साहब या जो बेंच होती है वो उसमें नोटिस इशू करते हैं। नोटिस इशू होने का मतलब ये है, मान लीजिए मैं गया कोर्ट में, मैंने अपनी फाइल दिखाई जज साहब को, साहब ये रही फाइल। अब अगर जज साहब कन्विंस हो जाते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेसाई, अगर इफ द बेंच इज कन्विंस दैट यस दिस इज अ मेरिटोरियस केस, ये बिल्कुल फर्जी झूठा केस किसी को हैरेस करने के लिए नहीं फाइल किया गया है, अगर वो इतना भी कन्विंस हो जाते हैं तो वो उसमें नोटिस इशू करते हैं। अगली डेट में जो दूसरी पार्टी है उन्हें आके अपना जो भी कहना है वो आके कहेंगे जी। इस समय की हालात ये हैं, नॉर्मली कम से कम सर्विस मैटर्स में या सिविल मैटर्स में बहुत सारे टाइप के केसेस में ये होता है कि वो अगली डेट में जो ऑपोजिट पार्टी का व्यक्ति आएगा, डिफेंडेंट आएगा, रिस्पोंडेंट आएगा, वो कहेगा सॉरी अभी मैं अपना, जैसे मान लीजिए नॉर्मली पहली हियरिंग में 4 हफ्ते का टाइम दिया कि ठीक है 4 हफ्ते बाद आप आना, आपको क्या कहना है आप बताना। अब वो 4 हफ्ते बाद आएगा, सर सॉरी मैं नहीं बना पाया अपना जवाब, प्लीज़ मुझे 4 हफ्ते का टाइम और दे दो, ठीक है। अच्छा, और तो कोर्ट 95% 99% केसेस में वो 4 हफ्ते का टाइम और देगी। फिर वो 4 हफ्ते बाद, मतलब अब दो बार 4 हफ्ते मिल गए, जो दूसरे 4 हफ्ते बाद मतलब टोटल 8 हफ्ते बाद जब वो आएगा, एक्चुअली सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 4 हफ्ते बाद अगर 4 हफ्ते का अगर उसे टाइम दिया है तो कोर्ट डेट लगाएगा ऑलमोस्ट 2 महीने बाद की। 10 दिसंबर को अगर पहली सुनवाई हुई, 10 दिसंबर को 4 हफ्ते का टाइम दिया, मतलब उसे अपना रिप्लाई फाइल करना है 8th या 7th जनवरी तक, लेकिन फिर भी सुनवाई हो रही है लेट अस से 10th फेब को। 10th फेब को वो आएगा, जब तक उसे 2 महीने ऑलरेडी मिल चुके हैं, वो 4 हफ्ते का टाइम फिर से और ले लेगा और अब डेट लग रही है 10th अप्रैल को फॉर एग्जाम्पल। अब वो 10th अप्रैल को आएगा, फिर वो अपना कुछ जवाब देगा या उस टाइम भी नहीं देगा। आप ये समझिए कि मोर देन 50% केसेस में अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग जो रिस्पोंडेंट होता है, नॉन क्रिमिनल केसेस में भी और काफ़ी सारे टाइप के केसेस में, मोर देन 50% टाइप केसेस में सरकार होती है जो विपक्ष होता है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट वर्सेस। हाँ जी, तो कोई भी कोर्ट इतनी आसानी से सरकार के खिलाफ ऑर्डर नहीं पास करती। तो नॉर्मली कोर्ट, इसमें मैं कुछ गलत या सही नहीं कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस जो है वो बता रहा हूँ आज की डेट में। तो नॉर्मली कोई भी कोर्ट 2, 3 बार, 4 बार सरकार को टाइम देती है कि आप अपना जवाब इसमें फाइल करिए। तो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लगभग तब तक निकल जाता है जब तक अपना गवर्नमेंट रिप्लाई फाइल करती है। मेरा कहना यह है, देखिए अब जैसे मान लीजिए हम AFT में प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, वहाँ पे हमें पता है कि रिस्पोंडेंट्स में सो एंड सो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं जिससे वो मैटर इस टाइप के केसेस डील करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्रमोशन का कोई केस है, अब प्रमोशन से डील करने वाले जो भी ऑफिसर्स हैं जी, मैं कहता हूँ कि, या डिफेंस मैटर्स छोड़िए, मान लीजिए NCLT के मैटर्स ले लीजिए, अब उसमें जो भी एक पर्टिकुलर टाइप के केसेस में रिस्पोंडेंट्स में जो भी एक पर्टिकुलर टाइप के ऑफिसर्स हैं जो उस मैटर से डील करते हैं, क्यों नहीं कोर्ट उनको बोलती है कि ठीक है जी हम आपको 4 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, 4 हफ्ते बाद आना, जो आपको कहना है कोर्ट में बोलना, प्लेंटिफ या पेटिशनर या एप्लीकेंट अपनी बात बोलेगा, आप अपनी बात बोलना, जो कहना है 1 घंटे 2 घंटे का टाइम मिलेगा, उसी दिन केस को हम रफा दफा कर देंगे। उस दिन उस केस का डिस्पोजल होना है। जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं लेके आइए। अगर किसी केस में ऐसा लगता है कि नहीं वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आ पाए हैं या नहीं लेके आना संभव है, उस केस में और एक डेट लगा दो। लेकिन ये रूटीन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से कि आज फिक्स किया है सिर्फ अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए, फिर मतलब डेट जो लगती है कोर्ट की वो किसी चीज के लिए लगती है कि आज सिर्फ हम इतना ही काम करेंगे, आज सिर्फ हम एडमिशन पे ही सुनेंगे, आज हम सिर्फ नोटिस इशू होने पे ही सुनेंगे, आज हम सिर्फ इस मिसलेनियस एप्लीकेशन पे ही सुनेंगे। क्यों? मैं कहता हूं एक बार में उस केस का निपटारा क्यों नहीं हो सकता? वकील के लिए भी आसान है वो, क्योंकि उसके लिए एक बार में आपको जो भी स्टडी करना है एक ही बार में कर लो। क्लाइंट के लिए भी आसान है, अगर उसको आना है वो भी अपना एक ही बार में है। रिस्पोंडेंट्स के लिए भी आसान है, सरकार के लिए उनका वर्कलोड कम होगा क्योंकि उन्हें एक ही बार में निपटारा होगा। एक बार मेरी जज साहब से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि कविश ऐसा है कि अगर मान लीजिए क्रिमिनल केस की बात कर रहे थे, अगर ऐसा हो ना कि अक्यूज को पता हो कि आज की मेरी तारीख में आर या पार है, आज या तो मैं जेल के अंदर या जेल से बाहर, तो इंडिया में काफ़ी हद तक क्राइम रेट कम हो जाएगा कि 70%, 80%, 90% डर बन जाएगा। सी हमें लॉ में ही पढ़ाया जाता है, इट इज नॉट द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट which acts as a deterrent for the accused, for the criminal, for the delinquent people. It is the certainty of punishment. ये नहीं है कि अगर सजा होगी तो 14 साल तक की सजा हो सकती है,
अगर ये उसे पता हो कि अगर सजा पक्का होगी कि 14 साल की तो होगी, नहीं, भले ही 1 साल की हो लेकिन सजा पक्का होगी, तो अगर उसे ये पता हो कि भले ही 1 साल की सजा है लेकिन ये पक्का हो जाएगी अगर मैंने ये काम किया और जल्दी होगी, तो लोगों के मन में कानून का डर बैठ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी शुड एम एट इन माय व्यू, in criminal cases, in civil cases, in service matters, in tribunal kind of matters. Our jails are flooded with people who are under trials. I think किसी, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद कोई तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे या कोई बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि 70% लोग जो इस समय इंडिया में जेल्स में हैं वो अंडर ट्रायल हैं। अभी वो एक्यूज नहीं है, नहीं अक्यूज हैं, अक्यूज का मतलब गिल्टी नहीं है, अभी गिल्टी नहीं पाए गए, अभी वो कन्विक्टेड नहीं है कोर्ट के द्वारा। अब मुझे आंकड़े नहीं पता है, मान लीजिए कि इस समय इंडिया में 10 लाख लोग जेल के अंदर हैं, इससे ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल से, उसमें से 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनका अभी हमें ये नहीं पता है कि वो दोषी हैं या नहीं है। और कानून का, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का पहला प्रिंसिपल ये होता है, एवरी मैन हैज टू बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पर वो सजा तो काट रहा है, वो सजा काट रहे हैं। अब जेल्स ओवर क्राउडेड हैं, जेल के स्टाफ को कष्ट हो रहा है, पुलिस वालों को उसमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं, वार्डन वगैरह जो भी हैं, दे आर ओवरवर्क्ड। अब हम ये कहेंगे कि जेल इज अंडरस्टाफ्ड क्योंकि वहां पे वो जेल भरी पड़ी हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा है, मान लीजिए जेब कतरी का ऑफेंस है या एलिगेशन है, चार्जशीट है, उसकी सपोज मैक्सिमम सजा है 1 महीने, अगर आप दोषी हैं तब भी उसकी 1 महीने की सजा है। वो व्यक्ति 3 साल से जेल में पड़ा है, क्यों? क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उसके केस, मतलब प्रॉपर्ली उसके केस पे। मैं आपको जो आप बता रहे हैं मैं उस बात को बताता हूँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। हमारे पास जैसे हम लोग सोशल वर्क करते हैं तो जेल्स में भी जाना होता है, कभी कभी सम्मेलन कराया, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करी या कोई उनकी लाइफ बेटर करने के लिए, जैसे कभी हमने एक बार कंप्यूटर लैब लगाई। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अंदर बहुत लोगों ने लॉ करी, मतलब वो कहते हैं हम लोग इतनी जो करने के पीड़ा भुगतता वो आधा वकील बन जाता। बहुत सारे डाइवोर्स के मैटर में मैंने देखा कि बाहर निकले तो फ्री होके लॉयर बन गए। हाँ जी। तो सर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके ना 2000 रुपए का मुचलका होना है, जिसे आप कहते हैं जमानत, लेकिन आगे पीछे कोई है ही नहीं। कोई यूपी से आया हो, उसने यहाँ पर किसी घर में छोटी सी चोरी कर दी, उसकी कोई पैरवी करने वाला नहीं था, सामने वालों ने माफ करने का नहीं सोचा, और उसकी कंडीशन ऐसी थी कि घर में पैसे बेचने। बहुत बच्चे ऐसे। अभी हमारे एक रोटरी क्लब से मैं जुड़ा हूँ, रोटरी क्लब के मेंबर्स ने जाके, जेलर ने उन्हें बताया कि यार मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैंने काफ़ी स्टडी किया है, ये 15-16 लोग हैं, इनको आप 5-5 हज़ार रुपये का है, तो उन्होंने 80-90 हज़ार रुपये के वो बॉन्ड साइन करके वो फ्री हो गए बच्चे दिवाली पे। अब वो उनका लेना क्या देना क्या, 8-8 10-10 महीने से हैं, उनकी तारीख ही नहीं आ रही, उनसे कोई मिलने नहीं आ रहा, उनके घर वालों का कोई कांटेक्ट नहीं है। तो सर वो तो एक बहुत ही, मतलब एज अ सिटीजन कितनी बड़ी पीड़ा है। देखिए, आप एक व्यक्ति को जेल में रख के कितने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, उसकी तो लाइफ खराब होगी। जो और लोग जेल में हैं वो ओवरक्राउडेड हो रहे हैं जेल्स, वहां पे सुविधाओं की कमी हो रही है। सरकार पे कितना बड़ा बर्डन है एक कैदी को मेंटेन करना, उसको खाना देना, उसका मेडिकल देखरेख करना, कुछ हादसा हो जाए सेफ्टी देखना। हाँ एग्जैक्टली, सेफ्टी देखना। अगर वो बच्चे की मौत हो गई तो और उसमें केसेस चलेंगे, फिर एक नया केस। हाँ, और क्योंकि वो कौन उसका जेल का वार्डन था, कौन सुपरिटेंडेंट था, किसकी वजह से उसकी मौत हुई, क्या खाने में कोई कमी थी, क्या खाने में चूहे घूम रहे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इतना बड़ा बॉदरेशन है, आप ही कह रहे हो कि हियरिंग नहीं आ पा रही, ये दिस इज अनदर मेस। कई जगह ऐसे होता है। मैं 2 दिन पहले हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में था, एक प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड। वो प्रॉपर्टी लगभग 10-11 करोड़ रुपए की है। तो उसमें वैसा हो रहा है कि हमारा जो आइटम नंबर था 300, हाँ, और वो जो मतलब जजेस बहुत ओवरबर्डन्ड होते हैं, बहुत प्रेशराइज होते हैं। तो उस दिन वो जज साहब मेरे ख्याल से 146-147 नंबर तक सुन पाए, 101 से स्टार्ट हो रहा था। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्सर इस कोर्ट में जो पीछे के जो 100-150 केसेस होते हैं उनकी सुनवाई हो ही नहीं पाती है। अब आप ये सोचिए, मैं गया दिल्ली से चंडीगढ़, कुछ खर्चा करके गया हूँगा, वहाँ पे रुका एक रात, मेरे साथ 2 व्यक्ति और गए, मेरे पूरा ऑफिस उस केस में इन्वॉल्व हुआ, उसमें हमने तैयारी करी, हमारे उसमें केस में एक और वकील साहब थे, हमने उनको ब्रीफिंग करी। कितने लोग उस एक तारीख में इन्वॉल्व हो गए, वो तारीख अब उस सुनवाई के लिए आ ही नहीं पाई। अब और वो ऐसा 4 बार हो चुका है ऑलरेडी इसी सेम केस में।
ऐसे आप बता रहे हैं ये जो बच्चे हैं, जो डेलिंक्वेंट्स हैं, जो भी अक्यूज हैं, वो 7, 8, 10 महीने से जेल में पड़े हुए हैं. So this is what we can streamline. Instead of simply enhancing the number of judges, हमारा जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है उसको हम स्ट्रीमलाइन करें. इस तरीके से देखें कि यार जो पीड़ित है, जो भुगत रहा है, वो कोई और नहीं, मेरा अपना भाई है. ठीक है, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड इंडिया इज माय मदरलैंड एंड यू नो वी शुड लुक अपॉन एवरीवन विद अ सेंस ऑफ कंपैशन. मेजर साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हुआ है, इनसे रिलीफ मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है. ये अभी से नहीं, बहुत सालों से लोक अदालत के अब मैंने ऐसा देखा कि काफी रेगुलरली जैसे असेंबल होती हैं, उनमें रिलीफ मिल जाते हैं. हाँ जी, लेकिन वो छोटे ऑफेंसेस के लिए होते हैं. ठीक है, छोटे ऑफेंसेस है, छोटे मैटर्स के लिए, जैसे ट्रैफिक वायलेशन. करेक्ट. तो उसमें वो बहुत सारे हजारों की संख्या में वो एक ही दिन में ट्रैफिक वायलेशन वाले केसेस उसमें निपटा देते हैं. बट आई एम सेइंग, सी, व्हाटएवर काइंड ऑफ लोक अदालत यू मे सेट अप, यू कैन ओनली डू अवे विद द मिनिस्क्यूल ऑफ दैट वर्कलोड ऑफ द जुडिशरी. लेकिन आपको एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करने की आवश्यकता है कि जो हर एक केस को 2-3 हियरिंग में, 4 हियरिंग में, 5 हियरिंग में निपटारा हो जाए. इसमें जो वर्कलोड होता है वो सिर्फ वकीलों पे नहीं, जजेस पे भी है जी. अब अगर मान लीजिए जज साहब के सामने 300 केसेस लगे हैं, जज साहब के लॉ रिसर्चर होते हैं जो कि खुद वकील होते हैं, जज साहब का स्टाफ होता है, रजिस्ट्री होती है, हर एक केस का वो एक ऑफिस नोट बना के देते हैं. तो अब वो जो पूरी मैन पावर है, रजिस्ट्री और लॉ रिसर्चर, वो उस केस को हर बार पढ़ रहे हैं और वो केस की सुनवाई में नहीं आ पा रहा. उन सारे लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है. एक केस के पीछे लगभग आप लगा लीजिए 40-50 लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है और वो केस उस दिन सुनवाई में नहीं आ पा रहा. अगर आप ऐसा सिस्टम बनाएं, लेट अस से आज के दिन इस कोर्ट में केवल 10 मुकदमे सुने जाएंगे, 10 मुकदमों में आर या पार डिसीजन होंगे. किसी में ऐसा है कि चलो नहीं हो सकता, हमें और फर्दर इंफॉर्मेशन लेने की आवश्यकता है, या तो प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को या पेटिशनर रिस्पोंडेंट को. उन ठीक है 10 में से 2 मुद्दे ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं, उन केसेस में उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम आपकी अगली तारीख लगा रहे हैं, इसमें आप अपनी पूरी तैयारी करके आना, जितने लोगों को लेके आना, उस दिन आपका आर या पार होगा. 10 में से 8 उस दिन निपटाए, 2 बचे, उनको अगली बार खत्म कर दिया. इफ यू डू इट लाइक दिस, then I think this burden from the judiciary and this system of the entire law and justice can be reduced. जो भारतीय न्याय संहिता BNS लागू हुआ है जी, उससे कुछ इम्पैक्ट हुआ है? I don't think so. वो बहुत विवाद में है. It is under challenge also कि Indian Penal Code was much better. भारतीय न्याय संहिता का लाने की क्या जरूरत थी, कुछ लोग ऐसा मानते हैं. वैसे भी मेरे हिसाब से थोड़ा मिसनॉमर है, क्योंकि इट इज़ अ पीनल कोड. पीनल कोड का मतलब संहिता. संहिता ये होती है कि जो अपने आप में कंप्लीट है, मतलब एवरीथिंग विच इज़ अ क्राइम, एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस विल बी कवर्ड अंडर द इंडियन पीनल कोड. हालांकि बहुत और सारे ऑफेंस होते हैं, जैसे कि जो आर्म्स एक्ट में हैं, और जो पॉस्को हो गया, टाडा हो गया, ठीक है, तो टाडा, UAPA वगैरह वगैरह, उसमें जो आते हैं वो भी ऑफेंसेस हैं. लेकिन खैर किसी ने सोचा कि उसको इंडियन पीनल हम कोड मानेंगे. पीनल कोड मतलब उसमें ऑफेंसेस क्या हैं, क्या क्राइम है, मतलब जो सिविल रॉन्ग से जो डिफरेंशिएट, जिसको हम सिविल रॉन्ग से कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन में बात करते हैं, वो होता है क्राइम या ऑफेंस. और न्याय होता है जस्टिस. तो आप जो चीज़ पीनल का पर्यायवाची न्याय नहीं हो सकता. इंडियन के लिए भारतीय दिया आपने, कोड के लिए संहिता दिया, वो ठीक है, लेकिन पीनल के लिए न्याय आपने कैसे लगाया मुझे नहीं समझ आता. ठीक है, पीनल का हिंदी में क्या वर्ड होता है पता नहीं, पनिशमेंट से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा वो होना चाहिए था. खैर मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा, आई डोंट नो हाउ फार इट विल हैव एन इम्पैक्ट. मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो इंडिया की जगह आजकल भारत वर्ड यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, आई थिंक दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. दिस इज़ इंडियनाइजेशन ऑफ थिंग्स एंड इट इज़ वेरी गुड. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड बी हैविंग प्लेसेस लाइक डलहौजी. डलहौजी वो व्यक्ति था जिसकी वजह से, जिसने थियरी ऑफ एनेक्सेशन स्टार्ट करी, जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन लाया अंग्रेज़ों के लिए, जिसकी वजह से वो झांसी की रानी को अपना बलिदान देना पड़ा. वो ये कहता है कि जो भी इंडिया में राजा होगा, जिसकी कोई संतान मेल नहीं होगी, उसकी सारा राज्य को हम ले लेंगे. ऐसा व्यक्ति था ये डलहौजी. उसके नाम पे जो अंग्रेजों ने एक शहर बना दिया, वो हमारे अभी तक उसके नाम पे टूरिस्ट क्यों चल रहा है. मतलब उसकी जगह आपको जो व्यक्ति महान लगता हो इंडिया में, करोड़ों लाखों लोग इतने महान रहे होंगे, बहुत उनके नाम पे रख दो. आपका नाम राज भाटिया जी के नाम पे रख दो. मेरी तरफ से कम डलहौजी से तो बेटर है. ठीक है, कम से कम राज भाटिया जी को हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं वो कम से कम इंडिया के विरुद्ध नहीं थे. ठीक है, जो भी आपको लगता हो, मैं इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, जो भी हो,
कम से कम वो देश के विरुद्ध तो नहीं था, ठीक है। सो इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन थिंग्स इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जैसे वो मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनस को हमने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बहुत बढ़िया किया, तो उस दिशा में ये मेरे ख्याल से इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता अगर हम बोल रहे हैं तो ये बात ठीक है, लेकिन इससे कानून के इम्प्लीमेंटेशन में या कानून की स्पीड में मेरे ख्याल से हमने कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं किया है। आई मे बी रॉन्ग अबाउट दिस, बट आई हैव नॉट सीन एनी इम्पैक्ट ऑफ दिस लॉ। मेजर साहब, क्या आप मानते हैं कि बहुत सारे केसेस, बहुत सारे मैटर्स ईगो की वजह से हैं? एब्सोल्युटली, कोर्ट वेरी मच। क्योंकि मैं जितना स्टडी करता हूँ, अगर कोई ऐसे केसेस, हम लोग लॉयर नहीं है लेकिन एज अ सोशल पर्सन बहुत सारे केसेस आ जाते हैं और लोग मतलब छोटी सी बात को इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, वो एक अंडरस्टैंडेबल है, दो व्यक्ति हैं, आपकी और मेरी लड़ाई होगी, हमेशा मैं कहूंगा मैं सही हूँ, आप कहेंगे आप सही हैं, ठीक है, दिस इज ह्यूमन नेचर। बट जैसे कि मैंने पहले कहा, आधे केसेस में या आधे ज्यादा केसेस में, या आंकड़ों की बात अगर ना करें, बहुत बहुत केसेस में, लाखों केसेस में गवर्नमेंट होती है दूसरी पार्टी, ठीक है, वन ऑफ द पार्टी। हाँ जी, और गवर्नमेंट की बहुत पॉलिसीज हैं कि विद इन डिपार्टमेंट्स वी विल नॉट फाइट, ठीक है। आप देखिए, अब मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूं और मैं कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कॉमन सेंस की बात बोल रहा हूँ। आप देखिए, तमिलनाडु और कर्नाटक, मेरे ख्याल से तमिलनाडु और कर्नाटक हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। आई मीन, मैं इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं कह रहा हूँ, उनका जो कावेरी रिवर पे डिस्प्यूट है, ठीक है, अब वो हमेशा दे आर इन फाइटिंग ओवर दिस फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स। ये भले ईगो इशू हो या ना हो, मैं आपको इसमें पता है एक प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने सरकारी नौकरी करी है, तो अब उसमें ना देखिए, आपको कई बार पता है कि जो बंदा, मान लीजिए एक इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट का डिस्प्यूट है या इंडिविजुअल वर्सेस सेंटर का डिस्प्यूट है, कई बार सरकारी महकमा जो है उसे पता होता है कि वो जो बंदा बोल रहा है वो बात सही है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं हूँ उस गद्दी पे जो बैठा हूँ, मैं कैसे एडमिट कर दूं कि बात सही कह रहा है? अब अगर मान लीजिए मैंने एडमिट कर दिया तो डिपार्टमेंट पूरा गलत हो गया। एक तो डिपार्टमेंट गलत हो गया, ठीक है। मान लीजिए मैंने उसको कहा कि ठीक है, ये बंदा डिसेबिलिटी पेंशन मांग रहा है, मैंने उसको लिख दिया हाँ जी ठीक है डिसेबिलिटी पेंशन, मैं हूँ लॉ ऑफिसर, मैंने उसे कहा कि ठीक है, इसके फेवर में डिसेबिलिटी पेंशन हमें पास करना चाहिए, ठीक है। एक तो डिपार्टमेंट वाले मेरे सवाल करेंगे, भाई कविश तुम्हारा इसमें क्या इंटरेस्ट था? तुम्हें इसने 5 लाख में से तुम्हें कितने लाख रुपए की इसने घूस खिलाई? बताओ कि तो तुमने उसके फेवर में क्यों, उसके फेवर में आपने क्यों बोला? आप तो इस डिपार्टमेंट से हो, आपने इस डिपार्टमेंट के खिलाफ क्यों बोला? यस, तो आपने इसके खिलाफ क्यों बोला? आपने कितने घूस खाई है? तो सेफ मेरे लिए क्या है, हर एक बात जो वो कह रहा है उसको नकार कर दो। वो कह रहा है 2 + 2 = 4, मैं कहूँ नहीं भाई 2 + 2 = 4, क्या बात कर रहा है, 2 + 2 कभी 4 हो ही नहीं सकता। 2 + 2 जिंदगी में आज तक 4 नहीं हुआ, ना भविष्य में 4 होगा। अगर 4 हो भी सकता है तो इस व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, और अगर इस व्यक्ति के लिए 2 + 2 = 4 है भी, तो ये बात हम इस कोर्ट में बहस नहीं करेंगे, ये बात हम दूसरी कोर्ट में बहस करेंगे। तो यहाँ पे तो इनकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती। आपने केस फाइल किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में भाई केस फाइल होना ही नहीं चाहिए, केस फाइल होना चाहिए एएफटी में, या एएफटी में फाइल किया भाई, एएफटी में तो केस फाइल हो ही नहीं सकता, किसी और कोर्ट में फाइल होना चाहिए। सो इट इज वेरी सेफ फॉर मी टू डिनाई एवरीथिंग व्हिच ही इज आस्किंग। आई विल प्ले सेफ, मुझे अपनी सरकारी नौकरी प्यारी है। सो एक बार मैंने देखा, एक प्रेजेंटेशन दी जा रही थी किसी को, उसमें दिखाया जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट के अधिकारी थे वही कहते हैं कि इस साल में 55 केसेस चल रहे हैं और कुछ 35 केसेस हमारे फेवर में डिस्पोज ऑफ हुए हैं और 20 केसेस अभी तक पेंडिंग है, या वो उसमें कोई डिसीजन नहीं आया। और मैं अपने मन में सोच रहा हूँ यार 5 केस तो मुझे पता है जो हमारे खिलाफ डिस्पोज ऑफ हुए क्योंकि अब डेटा जो दिखाना होता है, जो एक प्रोजेक्शन भी होती है, क्योंकि देखिए अब जो भी सरकारी डिपार्टमेंट में है, जो उनका पूरा लीगल डिपार्टमेंट है, जो उसके लॉ ऑफिसर्स हैं, उनको फ़ायदा उस चीज़ से होगा कि वो ये शो करें कि हमारे खिलाफ कोई केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, मतलब हमारा सक्सेस रेट बेटर है। सो इट इज़ एन ईगो इशू, इट इज़ अ इशू पर्टेनिंग टू सिस्टमिक इशू, इट इज़ एन इशू विच हैज़ एंगल्स ऑफ करप्शन, और इससे काफ़ी हद तक करप्शन बचता भी होगा। तो ये बात मतलब कुछ हद तक ठीक भी है कि अगर मान लीजिए हम उसके फेवर में, जो सरकारी अधिकारी है वो अगर लिटिगेंट के फेवर में लिखेगा, तो इट इज़ वेरी लाइकली, मान लीजिए 10 करोड़ का क्लेम है,
उसके लिए बहुत आसान है, लिटिगेंट कहेगा भाई ऐसा देखो मेरे कोई कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खाने 20 साल तक, ऐसा भाई तुम मेरे फेवर में लिख देना, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, 9 करोड़ रुपए मेरे को आ गया, आई एम हैप्पी विद दैट. सो बाय दिस अ लॉट ऑफ करप्शन इज ऑल्सो, you know, the possibility of corruption is also saved. This trickles down into the judiciary also. Suppose you go for a bail application, you go to sessions court. Sessions court कहती है कि मैं अपने ऊपर क्यों लूं, मेरे ऊपर करप्शन के एलिगेशन आएंगे तो मैं बेल डिनाई कर देता हूं. आई एम नॉट सेइंग कि हर एक केस में ये होता है, कई केसेस में ऐसा होता है, कई केसेस में बेल दे भी देते होंगे, लेकिन बहुत केसेस में जजेस की मेंटालिटी हो सकती है. हाई कोर्ट के पास जाएगा, हाई कोर्ट सोचता है कि मैं क्यों दूं, मैं अपने ऊपर करप्शन का चार्ज क्यों लूं, सुप्रीम कोर्ट से ले लो बेल. So this is, I'm saying, not just an ego issue, but it is a systemic issue. It is a, you know, it is a problem concerning human nature, human beings. तो हमें थोड़ा सा, I don't know, human beings have to be taught in a certain manner, and we have to go beyond ourselves actually. मतलब अपने हद तक अपनी selfishness के beyond जाके अगर हम सोचें तो शायद इस चीज़ का कुछ बेटर समाधान. एक्चुअली सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेकनिंग की बहुत ज़रूरत है एज अ कंट्री. हमें बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं, जैसे अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि वो टेररिस्ट अटैक हुए, एक पूरी यूनिवर्सिटी के सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं. तो इंडिया में रह के आप इंडिया का ही, भारत में ही पढ़ाई कर रहे हैं, एक डॉक्टर को तैयार करने में भी सरकार का बहुत पैसा जाता है. करेक्ट. कितनी रिसोर्सेज लग गई, कितने, कोई एक जेन्युइन डॉक्टर बनता, वो सर्व करता, Yes. आपने उसकी सीट भी ऑक्यूपाई कर ली, और आपने एंड में क्या किया. तो सोचने का विषय तो हम लोगों के लिए है कि आत्ममंथन करना बहुत जरूरी है. Exactly. Yes. एक तो मेजर साहब केसेस होते हैं जैसे स्टेट वर्सेस, जैसे आप कह रहे हैं, ये ज़्यादातर फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं या इस टाइप के मैटर्स होते हैं कि जॉब में कोई प्रमोशन का या इस फाइनेंशियल एंगल हर एक चीज में आता है, लेकिन इनको फाइनेंशियल मैटर्स शायद कहना नहीं कहते, वो तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आ गए. हाँ जी. मतलब उस टाइप के केसेस रहते हैं. एक केसेस आजकल है बहुत ज़्यादा, जैसे आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, डाइवोर्स जिसे हम कहते हैं. करेक्ट. अब वो डाइवोर्स में वो एंगल बिल्कुल चेंज हो जाता है. अगर उसमें अगर टाइम लग जाता है, 28 साल की उम्र में किसी की शादी होती है, 6 महीने बाद ये डिस्प्यूट हो जाता है, मैट्रिमोनियल डाइवोर्स की तरफ जाने लगते हैं. अब उसमें अगर 5-6 साल 4 साल लग जाएंगे तो रीसेटल होने का तो चांस ही खत्म हो जाएगा. 5 साल तो आप बहुत कम कह रहे हैं. 5 साल में तो रीसेटल, 28 साल के व्यक्ति की उम्र 33 साल ही हुई. 5 साल में मोस्टली केसेस इनका निपटारा होता नहीं है. 15 साल 20 साल चलेंगे केसेस. पहले लोअर कोर्ट में चलेंगे, वहाँ से अपील होकर हाई कोर्ट में, वहाँ से अपील होकर सुप्रीम कोर्ट में, और पैरेलल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं. कोई केस चल रहा है, डीवी का केस चल रहा है लोअर कोर्ट में, वहाँ से अपील होकर हाई कोर्ट में डाल दिया. बीच में डिवोर्स का केस लोअर कोर्ट में ही चल रहा है, उसमें किसी ने ट्रांसफर पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में. तो एट द सेम टाइम 5, 6, 10 केसेस चल रहे हैं. अतुल सुभाष का केस हमें पता है, वो जौनपुर में 8 केसेस उसकी वाइफ ने फाइल कर रखे थे जौनपुर कोर्ट में, और कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे. तो मल्टीपल फोरम्स में मल्टीपल केसेस एट द सेम टाइम. 4-5 साल तो मिनिमम होराइजन है. 20 साल 15 साल लग जाते हैं. हमारा इन केसेस में ये एंडेवर होता है, ये कोशिश होती है कि हम ये ट्राई करें कि दोनों पार्टीज, हस्बैंड वाइफ को एक आपस में बात करा करके या तो ये रियलाइजेशन कराने की कोशिश करें, अगर आप एक दूसरे के साथ निभा सकते हैं, ठीक है, इफ देयर इज चांस ऑफ कंपैटिबिलिटी बिटवीन द टू ऑफ यू, देन प्लीज स्टे टुगेदर. इफ यू थिंक दैट यू वांट टू स्टे टुगेदर. मैं अब इस विवाद में नहीं पढ़ रहा हूँ कि डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. मेरे ख्याल से अगर 2 व्यक्ति एक साथ खुश नहीं है तो डिवोर्स लेना ही शायद बेटर है. लेकिन खैर इसमें बहुत बातें और आती हैं. लेकिन अगर दोनों को लगता है, दोनों फैमिलीज को लगता है कि नहीं, कोई कंपैटिबिलिटी का चांस नहीं है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फाइटिंग कोर्ट बैटल्स इज नॉट अ स्मार्ट थिंग टू डू. जी. आप दोनों के फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्रेन होंगे, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाएंगे. देखिए, अगर आप करोड़पति भी हैं, पहली बात तो आपने लाखों रुपए आप गंवाएंगे वकीलों पे, ट्रैवल पे, पुलिस वालों पे, हैरेसमेंट ऑफ सच अ काइंड. It will become trauma, it will become post-traumatic stress disorder. You will get some ailments in that 15-20 years. You will get diabetes, you will get heart disease, you will get dyslipidemia, you will get thyroid problems, whatever. हाँ, तो आपकी आधी बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी. ऐसा है, आप ये मत समझिए कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं. दूसरी पार्टी को भी, वो भी किसी वकील के पास जाएगा, वो आपके खिलाफ काउंटर केसेस फाइल करेगा, ठीक है, और आपका भी पैसा और टाइम और पीस ऑफ माइंड बर्बाद होगा. आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का होगा. हम जानते हैं, हमारे एक नोन हैं, उनके
एक क्लोज रिलेटिव इस समय जेल में है और पूरे परिवार का, भाभी, जीजाजी, चाची, मामी, सबका नाम लिखा रखा है एफआईआर में, सबको लपेटे में घेर रखा है, इसमें लेडीज भी नहीं बचती हैं। अगर जो मतलब नारी सशक्तिकरण ये सब टाइप की जो बातें होती हैं विमेन एम्पावरमेंट की, आई एम फुली इन फेवर ऑफ इट, बट दैट डज नॉट मीन दैट लेडीज आर स्पेयर्ड फ्रॉम इट, बिकॉज you will see that in rape cases, in molestation cases, in sexual harassment cases, ladies are also framed. कि उस लेडी ने, भाभी ने उस लड़की की सहयोग किया, जिस भाभी ने 5 साल से शक्ल नहीं देखी है ना इस कपल की, उसका नाम लिखवाया जाता है कोर्ट केसेस में, टू बिल्ड प्रेशर। हाँ ऑब्वियसली, टू बिल्ड प्रेशर। अब एक ये कोटेशन होता है लॉ में, द प्रॉब्लम विद कोर्ट केसेस इज दैट वन केस ब्रीड्स 20 मोर। आपने एक केस किया, वो आपके ऊपर 2 केस करेगा, आप उसके ऊपर 4 केस करेंगे, कब तक कोर्ट कचहरी में लड़ेंगे? यू आर नॉट अ लॉयर, ठीक है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रोज कोर्ट जाना है, ठीक है? हमारे पास टीम ऑफ लॉयर्स है, हमें तो अब जो बंदा खुद वकील है वो क्या करता है कि ठीक है कोई छोटी चीज भी हो उसके लिए भी वो केस फाइल कर देगा, लेकिन अगर आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, डोंट गेट इनटू दिस मेस। समवन सेज दैट यू नो, पीपल से, एंड आई बिलीव इट टू बी ट्रू, दैट द most successful and happiest life, of course after God realization and self realization, is when, in materialistic terms, is when you don't have to go to hospital, you don't have to go to police, you don't have to go to lawyers. जी, इन तीनों से आप बचें, ठीक है, तो आपकी जीवन ठीक रहेगा। सर मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है, मैं सबको यही कहता हूँ कि एक बार ना आप पुलिस से किसी को कह के, अगर आपने क्राइम नहीं किया या कोई आपसे गलती छोटी मोटी हुई है, आप पुलिस से किसी को कह कवा के या रिक्वेस्ट करके निकल सकते हो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन की हरेसमेंट हो सकती है। मान लीजिए आपसे एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में आपके पास अगर कोई बड़ी एलिमेंट हो गई, आप आज मेडिकल सिस्टम इतना एडवांस हो रहा है, लेकिन मैं सबको यही बोलता हूँ कि कहीं पर भी आपको लग रहा है ना कि मुझे कोई ड्रैग कर रहा है कोर्ट में, तो आप अवॉइड करो। एब्सोल्युटली। अगर आप देखिए लाइफ में एक्सीडेंट्स होते हैं, कॉम्पेंसेशन दे करके छोटा मोटा ऊपर नीचे अपनी ईगो को थोड़ा साइड ईगो साइड रखो, और कई बार प्रैक्टिकली बिल्कुल एक आप राइट माइंडसेट के साथ अगर सोचें कि भाई आई एम बाइंग माई पीस। यस, मैं तो सबको यही बोलता आपको हूं। 50,000 रुपए वो मांग रहा है, मान लीजिए आपसे एक्सीडेंट हो गया, 50,000 मांग रहा है, आपको लगता है नहीं मेरी इतनी ज्यादा गलती नहीं थी, मुझे सिर्फ 25,000 देना चाहिए। भाई अगर वो नहीं मान रहा है, 50,000 दे दो, निकल लो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके लिए वो बहुत ज्यादा नहीं है, दे दो, पीस ऑफ माइंड बाय करो। और अगर आप लड़ोगे, आपका एक्चुअली उससे ज्यादा खर्चा होगा। सिद्धांतों की बात अगर है कि नहीं, हम क्यों अपनी, सर दुनिया एक आदमी तो बदल नहीं सकता, आदमी कोशिश करता है कई बार, लेकिन लाइफ में ना कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आप अवॉइड करना चाह रहे थे लेकिन हो गई। yes. जैसे आप लोग कई बार लव मैरिजेस भी होती हैं, उसमें नहीं बन पाई बाद में, या वैसे अरेंज मैरिज हुई, आपको बहुत अच्छा लग रहा था, 1-2 साल बाद कुछ अलग हो गया। अब उसमें मैं देखता हूँ कि लड़के लड़कियां जो ईगो में रहते हैं, आजकल बहुत कम हो गया है, मतलब आप भी देख रहे होंगे कि बहुत जल्दी टूट भी जाती है, और यस, पेरेंट्स भी कहते हैं कि जल्दी करो फैसला। 30, 40, 50% marriages are on the verge of breakdown or are already broken down and people are just surviving together. Pathetic state of affairs. और इसमें क्या, I had heard somewhere that, you know, getting married is much more risky, dangerous, adventurous activity than parasailing, बंजी जंपिंग। मतलब उनसे बहुत ज्यादा खतरा है इसमें, क्योंकि उसमें तो मेरे ख्याल से 99.99% सक्सेस रेट होता होगा, इसमें तो सक्सेस रेट इज बहुत कम हो गया, बहुत कम है। इट इज वेरी रिस्की थिंग इन टुडेस टाइम। आपको एज अ, मैं, आप वकील हट जाएं और एक जनरल पर्सन जो आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, मेजर साहब, आपको क्या लगता है कि इतने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का क्या कारण हो रहा है? पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो गया। देखिए, कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, कुछ आंकड़े भी इसमें कहीं मैंने सुने थे। वो ये है कि पता नहीं इसको लोग कैसे सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा रीज़न होता है मदर इन लॉ। मतलब लड़की की मदर उन्हें कई बार ऐसा कुछ बोल देती हैं। देखिए, बहुत लोग कह भी देते हैं, बहुत मदर्स बहुत अच्छी भी होती हैं। हाँ, तो बहुत मदर्स ये कहती हैं कि शादी को बना के रखिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा लड़की ही सफ़र करे। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा लड़की को सफ़र करना चाहिए, या अगर उसे कोई ग्रीवेंस फील हो रहा है, देन शी शुड नॉट बी द वन हु इज़
टेकिंग थिंग्स लाइंग डाउन। हम्म, लेकिन ये है कि हाँ, भड़काना नहीं चाहिए। फिर एक बहुत बड़ा जो रीज़न है, और इसको मैं सही दिशा में मानता हूँ, वो है विमेन एम्पावरमेंट। कि अगर मान लीजिए जो लेडी है, वाइफ है, अगर वो सेल्फ सफिशिएंट है, अगर वो खुद अर्न कर रही है, या इफ़ शी इज़ हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, व्हाई शुड शी कंटिन्यू टू सफ़र? ठीक है, पहले के ज़मानों में जो हमसे शायद प्रीवियस जनरेशन थी, उसमें ये इशू था कि उसमें लेडी सफ़र करती रहती थी। इसको मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। जो पहले के ज़मानों में लेडीज़ खुद से सफ़र करती रहती थी, इसको मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ, क्योंकि लेडी ही क्यों सफ़र करती रहे। और आज के डेट में एक और बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है सोशल मीडिया, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक अब बहुत पुराना हो गया है, और ये जो दीज न्यू प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब एंड यू नो व्हाटएवर दीज मेजरली तो इंस्टाग्राम की सो स्टोरीज है। इंस्टाग्राम में आप देखेंगे, आपका जो दोस्त है, आपको उसका इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे, आपको लगेगा यार ये सही मस्ती कर रहे हैं यार, ये कभी बैंकॉक जा रहे हैं, कभी थाईलैंड जा रहे हैं, कभी अंडमान जा रहे हैं, और ये हर जगह फोटो खिंचा के आ रहे हैं। और फिर जो अपने घर में लोग कहेंगे, मतलब हस्बैंड की वाइफ कहेगी यार तुम मेरे को कहीं घुमाने नहीं लेके जाते। उसकी पल्लवी का हस्बैंड तो उसे बैंकॉक घुमाने लेके मैं गया। अभी 2 दिन पहले मुझे- अपनी वाइफ से बात कर रहा था, तो ऐसी कोई बात, जैसे जनरल होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो मेरी वाइफ बोली ये तो बहुत ज्यादा घूमते हैं। अब वो क्या है कि मतलब आपके 500-700 फ्रेंड्स हैं, हाँ जी, मतलब बेसिकली दे आर नॉट फ्रेंड्स, एक्विटेंसेस जिसे वो आप कहते हैं, फेसबुक फ्रेंड्स हैं, इंस्टा सोशल जिनसे- मीडिया जिनको आपने फ्रेंड्स, 15 साल से बात नहीं करी, 20 public साल friend। से हाँ 25 जी, साल से आप स्कूल में पढ़ते थे। हाँ जी, अब आप उनकी ना बेस्ट ऑफ द टाइम देख रहे हैं, करेक्ट। मतलब 365 दिन में उसके 3 दिन अच्छे हैं, वो उसने पोस्ट कर दिया, और वो ही इज गेटिंग, मतलब जो बेस्ट हो सकता है, हाँ बेस्ट ऑफ द पार्टी एंड बेस्ट ऑफ द क्लब्स। और वो उसको फोटो खिंचाने के लिए, या वो यूट्यूब या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लगाने के लिए लोग ऐसी सर मैं जैसी तो करते कई हैं। बार ऐसे देखता हूँ, हम लोग कहीं जाते हैं तो कुछ एक फ्रेंड्स को देखा है कि वो स्पेशल गायब होके, साइड होके, वो सबसे पहले हाँ, वो रील बना रहे कर रहे कि फोटो खिंच जाए और साथ साथ पोस्ट हो जाए। अब वो क्या है कि अंदर उसकी क्या हालत है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती Yes. हैं, और कहीं ना मेजर साहब, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कि जो बंदा खाली है, कहीं पर उसके इमोशनली वो खोखला है, वॉइड है, यस। जिसके ये जिसको इमोशनल वॉइड है, जो सेल्फ सेटिस्फाइड या नहीं है, जो फाइनेंशियल content- वॉइड भी है, फाइनेंशियल भी anything, देखा है मैंने। basically anyone who is not happy inside, वो ये अपने आप को हैप्पीनेस बहुत प्रोजेक्ट करने की कोशिश Project करता है कि करता मैं है। तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। अब उसमें क्या है कि जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो तो ठीक है, जिसके लिए कर रहा है वो लोग ऑडियंस डिस्टर्ब्ड है। So these things become the driving forces for matrimonial disputes and aspirations, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है, हमें करियर में ग्रो होना है, फास्ट ग्रोथ इज डिजायर्ड, these things, and also I think tolerance levels have gone down. इसको मैं ये कहूँगा कि देखो, अगर हल्का छोटा मोटा अगर बहस हो गया, तो सी यू डोंट हैव टू, जस्ट बिकॉज यू आर सेल्फ सफिशिएंट, इट कैन बी हस्बैंड और वाइफ और बोथ। सपोज आप ये सोचते हैं कि यार मैं ही क्यों झेलूं, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे वो थप्पड़ मूवी थी, हस्बैंड ने, वो तापसी पन्नू और वो लड़के का तापसी नाम मुझे पन्नू। नहीं पता, हस्बैंड ने एक थप्पड़ मार दिया गुस्से में। मैं इसमें हस्बैंड को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर हस्बैंड गलती से चिल्ला देता है, और वो जो महिला है, वाइफ है, वो बहुत आत्मसम्मान वाली है, मान थप्पड़ तो चलो ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए किसी ने ज़रा सा गलती से चिल्ला दिया हीट ऑफ द मोमेंट में, आप उसको इतना बड़ा बतंगड़ ना बनाओ। मैं ये सिर्फ वाइफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि मान लीजिए वाइफ हस्बैंड पे चिल्ला देती है, मान लीजिए वाइफ ने हस्बैंड पे चिल्ला दिया, हस्बैंड के कुलीग्स या सीनियर्स या ऑफिस पर्सन्स के सामने, उसको आप इतना बड़ा इशू मत बनाइए कि वो राई का पहाड़ हो जाए, क्योंकि लाइफ में परफेक्शन नहीं हो सकती। लाइफ में दो व्यक्ति एक साथ रह रहे हैं, कभी ना कभी कोई बहस होगी, कोई विवाद होगा, छोटा बड़ा डिस्प्यूट होगा। अगर आपके टॉलरेंस लेवल्स इतने कम हो गए हैं कि आप उसको नहीं झेलना चाहते, तो भाई वो आप शादी में ही नहीं, आप कोई नौकरी में भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। और ये शादी आप भले ही तोड़ भी दें, आप अगर दूसरी शादी करेंगे वो भी टूटेगी, तीसरी करेंगे वो भी टूटेगी, क्योंकि परफेक्शन इज नॉट इन द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। परफेक्शन कैन बी फाउंड इन गॉड रियलाइजेशन। सर परफेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती, हाँ जी, इंसान में नहीं करती। सो अगर अब लोगों की टॉलरेंस लेवल्स इतने कम है, अडेप्टेबिलिटी इतनी कम है, कंपैटिबिलिटी लेवल्स अगर इतने कम है, तो आपकी शादी चलनी बहुत मुश्किल है। पहले के ज़मानों में ये बात थोड़ी बेटर होती थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रताड़ित हो और आप झेले जा रहे हो। ठीक है, लेडी पर्दे के पीछे है और वो हस्बैंड कुछ भी कर रहा है, शराब पी के उस लेडी को मार रहा है, ठीक है,
कुछ जेंट्स ऐसे होते हैं वो और लेडीज के पास जाके घर में आते हैं और फिर भी वो भी लेडी को पता है वो फिर भी झेल रही है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें मैं झेलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर छोटा मोटा अगर विवाद हो गया उसके लिए अगर आप इतना बड़ा राई का पहाड़ बनाएंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गेटिंग अ डिवोर्स इज ऑल्सो नॉट ईजी. It will drain you financially, emotionally, and in many other ways. Then getting remarried is not easy. If you don't get remarried, then also life is difficult for women, especially if you, I don't know how you will get remarried. There are so many complications. ये नहीं है कि अगर एक छोटा सा विवाद हो गया उसके लिए कि नहीं जी हम तो आपको कोर्ट में देखेंगे. सर आप मानो इन विवादों के चक्कर में कई बार मैंने, जैसे अब माई एज इज 43, तो मैंने 25 साल की उम्र में आसपास देखा जो हमारे साथ 28-29 में मैरिज हुई और जिनके ऐसे रह गए, वो 15 साल गोल्डन पीरियड लाइफ का निकल गया. वो कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. जीवन का जो एक वो मधुर पीरियड है हर आदमी की लाइफ में, एक वो बहुत ही, पहले स्कूल कॉलेज कर रहे होते हैं, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, फिर अपना कमाने लगते हैं, फिर शादी के बाद एक लगता है कि एक बंदा मिल गया और हम 1+1 हो गए, अब हम प्लानिंग कर रहे हैं, लाइफ अच्छी चला रहे हैं, चलो डिस्प्यूट हो गया. लेकिन अब डिस्प्यूट में इतना गोल्डन पीरियड खत्म हो जाता है कि फिर वो लाइफ का वो टाइम तो आना नहीं. एग्जैक्टली. यू विल नेवर बी 30 अगेन. यस. जो आप 30 में आपका जो बॉडी में वो है स्ट्रेंथ है वो 50 में नहीं आएगी. आपने उस समय घूमना भी था, फैमिली भी बनानी थी, सब कुछ निकल गया. लीगल डिस्प्यूट्स इज द लास्ट थिंग यू शुड गो फॉर. एक्चुअली मैं तो कई लोगों को, एक कोई व्यक्ति थे 42,000 रुपये उनका कहना था कि मेरे एक संस्था ने मार लिए हैं. मैंने कहा भाई रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है लीगल डिस्प्यूट्स में फंसने का. आपके 42,000 से तो पक्का ज़्यादा खर्च होंगे रिकवरी कराने की कोशिश में ही. और ये तो तब है आप लोएस्ट फोरम में केस फाइल करोगे, मान लीजिए आपका 50-60 हज़ार रुपये उसमें खर्च हो गया, फिर वो उसमें अपील में जाओगे हाई कोर्ट में, फिर अपील में जाओगे सुप्रीम कोर्ट में. 5 साल बाद हो सकता है आपको 42,000 रुपये पे जो भी 6% 10% इंटरेस्ट के साथ हो सकता है आपको 1 लाख मिल जाए. तब तक आपका 5 लाख रुपये खर्च हो चुका होगा और जो आपका खर्चा होगा वो रिइंबर्समेंट नहीं होता है. हम ये हर एक केस के लास्ट में लिखते हैं प्रेयर में दैट कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन हमें दिलाई जाए, लेकिन 99% केसेस में कोर्ट वो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन नहीं देती है आपको. तो इस समय यही इंडिया का लीगल सिस्टम की सिचुएशन है. अच्छी बुरी जैसी भी है यही है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसका बहुत आसान ऐसा कोई समाधान निकालना किसी के लिए भी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए, सरकार के लिए या जुडिशरी के लिए, बट इस समय यही है. तो अगर आपका इतना छोटा मोटा सा डिस्प्यूट है उसको यू शुड ट्राई टू सेटल इट विद ईदर सम कॉरेस्पॉन्डेंस और थोड़ा बातचीत करके, बहला फुसला करके, प्यार मोहब्बत से, जैसे भी है, या आउट ऑफ कोर्ट, जिस भी तरीके से करना है. बट ये नहीं सोचना चाहिए कि हर एक छोटी चीज के लिए, एज अ लॉयर आई एम सेइंग दिस, हर एक छोटी, जबकि आपका तो बिजनेस का लॉस हो जाएगा. आई विल लूज बिजनेस, बट आई डोंट मीन टू डू दैट काइंड ऑफ बिजनेस. जी. हमारा एम कभी वो नहीं होता है कि आप इतनी छोटी चीजों के लिए करें. अगर आपका वो 42,000 का ये हो सकता है कि आपको उसमें कोई सिद्धांत इन्वॉल्व हो. जैसे मैं सोचता हूँ कि अगर किसी ने कोई लेडी के साथ अगर बदतमीजी करी, उसमें भले ही 1 रुपया भी इन्वॉल्व नहीं हो, तब भी इट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल दैट अ वुमन इज बीइंग मिसबिहेव्ड विद. ओके. एंड यू नो सर्टेन काइंड्स ऑफ, लाइक इफ सपोज देयर आर सो मेनी सिचुएशंस इन व्हिच इट इज अबाउट प्रिंसिपल्स, इट इज अबाउट मॉरल्स, इट इज अबाउट डिग्निटी. हाँ, अगर आपको लगता है कि यार वो 42,000 रुपये की बात नहीं है, इट इज अबाउट माई ओन सेल्फ एस्टीम. अगर मैंने उसको परस्यू नहीं किया तो मैं अपने आप को कैसे देख पाऊंगा कल शीशे में. अगर आपको वो लगता है देन यस, बाय ऑल मीन्स यू शुड गो फॉर इट एंड देन बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लीगल बैटल फॉर 5 years or 10 years एंड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड टू शेड 5-10 लाख रुपीज. लेकिन अगर आपको सिर्फ फाइनेंशियल एंगल दिखाई दे रहा है तो कम से कम मेरे ख्याल से 2-3 लाख से कम तक में, अनलेस, मतलब अगर मान लीजिए कोई जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं जिनके लिए उतना ही पैसा बहुत बड़ी बात है, उसके लिए एक अलग मुद्दा है. देन यू शुड ट्राई टू लुक फॉर चीपर लॉयर्स. वो सरकारी वकील होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट वर्क डन थ्रू दी गवर्नमेंट लीगल एड सर्विसेज. वो भी कई बार हो भी जाता है, लेकिन उसमें फिर बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ता है एंड इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. तो उसमें आपको टाइम, मनी, एफर्ट सब कुछ झोंकना है. और अगर वो सरकारी वकील है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका फिर भी बिल्कुल फ्री में हो जाएगा. आप जितनी बार ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल का खर्चा लगेगा. सो मेनी थिंग्स आर देयर. मेजर साहब, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा रिफॉर्म आप चाहते हैं कि हमारे इंडियन जुडिशरी में आए जिससे 10x बेटर हो जाए सिस्टम? मेरे चाहने से कोई रिफॉर्म आ जाएगा, पर आप चाहने से आप एक लर्नेड व्यक्ति हैं, आप देश के नागरिक हैं. इस देश में मेरे से लर्नेड लाखों व्यक्ति होंगे,
लीगल फील्ड में भी होंगे, लीगल फील्ड के अतिरिक्त भी होंगे। मैं तो मतलब सर आप करोड़ों की अपने संख्या में- फील्ड में तो मास्टर हैं, आप अपने फील्ड को प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं अपने फील्ड को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जितना हम स्टडी कर पा रहे हैं, मैं उस नाते आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका सजेशन क्या होगा। आई मे बी अ मीडियोकर लॉयर और मे बी अबव मीडियोकर और बिलो मीडियोकर, ठीक है, एवरेज काइंड ऑफ लॉयर। हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने सारे क्लाइंट्स को, अपने सारे वट एवर केसेज आई एम हैंडलिंग, वी ट्राई टू डू देम टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, वी ट्राई टू डू वट एवर बेस्ट वी कैन। बट एनीवे दैट अपार्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि जुडिशरी में अगर आप एक चेंज का या जो हम कुछ ऐसा कर सकें कि जिससे बेटर हो जाए, मेरे हिसाब से आई विल जस्ट हैव टू रिपीट दैट पॉइंट कि जस्टिस हैज़ टू बी क्विक. Justice delayed is definitely justice denied, according to me. It has to be wrapped up in a few hearings. This Salman Khan's case, 98 में, those black bucks and whatever that incident happened. That जोधपुर में वो केसेस चल रहे हैं, अभी तक मेरे ख्याल से उनका निपटारा नहीं हुआ है. 2006 में कन्विक्शन हुई, उसको 2016 में हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया. आई थिंक द मैटर इज स्टिल इन अपील. जो लोग उनके खिलाफ चला रहे हैं मुकदमे, वो बिश्नोई कम्युनिटी वाले हैं. माय वाइफ हैपेंस टू बी बिश्नोई. सो ये है कि जस्टिस हैज़ टू बी क्विकर. अगर ये हो जाए, मेरे ख्याल से इंडिया ऑलरेडी इज़ प्रोग्रेसिंग. भारत बहुत स्पीड से तरक्की कर रहा है. ईश्वर की दया रहे कि और तरक्की करे. लेकिन मेरे ख्याल से हमारी तरक्की 10 गुनी 100 गुनी हो सकती है. लेकिन एक कहना बहुत आसान है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है. मैं एक थोड़ा सा जो शायद थोड़ा राडिकल आइडिया है, इफ वी कैन समहाउ गेट इट इम्प्लीमेंटेड, वी विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ट्राई टू डू इट लाइक दिस. इम्पोज द मिलिट्री सिस्टम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन सिविल कोर्ट्स. हमारे फौज की कोर्ट में क्या होता है, जैसे कोर्ट मार्शल है, उसमें डे आफ्टर डे हियरिंग चलती है. आज मान लीजिए किसी भी चीज़ का मुकदमा स्टार्ट हुआ, वो फिर आज होगा, कल होगा, परसों होगा, हर रोज़ वही मुकदमा होगा जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता. तो कितना भी संगीन अपराध हो, मर्डर का हो, रेप का हो, देशद्रोह का हो, सेडिशन का हो, बॉम्ब ब्लास्ट का हो, कुछ भी हो, 2-3 महीने में, 4 महीने में कैसे भी करके वो निपट जाएगा. और तो इसमें इतना डर रहता है, इतनी no one dares to trifle with the defense laws. ठीक है, जो फौजी लोग होते हैं वो आसानी से पंगे लेते ही नहीं. उन्हें पता है कि भाई बहुत बुरे तरीके से रगड़े जाएंगे, कोर्ट मार्शल होगा. एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द मिलिट्री काइंड ऑफ डिसिप्लिन इन द एंटायर पॉपुलेशन. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई डेमोक्रेसी या जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, या जो एसेंस हैं जो कि भारत को भारत बनाते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, उन्हें बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए आप कुछ हद तक ऐसा, जैसे कि मान लीजिए सरकारी नौकरियों में हमारे जैसे फौज में होता है, कोई व्यक्ति बिना बोले छुट्टी, बिना बताए, बिना परमिशन लिए छुट्टी नहीं मार सकता. सिविल जॉब्स में क्या होता है, छुट्टी मार ली बहुत कन्वीनियंटली, उसके बाद एप्लीकेशन दे दी. कई जॉब्स में, कई में ये भी होता है कि पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है. लेकिन उनमें यह है कि अगर आपने छुट्टी मार ली, देयर आर वेज एंड मीन्स टू हैंडल द सिचुएशन. आप उसका डॉक्टर का पर्चा दिखा सकते हैं कि साहब देखिए मैं तो बीमार था. कई जॉब्स ऐसी होती हैं सिविल महकमों में, जैसे जो कि अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स में ऐसा होता है, खासतौर से यूनिवर्सिटीज़ में या टीचिंग प्रोफेशन में, आपने 2 साल तक की भी छुट्टी ले ली तब भी आप रिज्वाइन कर सकते हैं. इसमें एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा बारीकी से मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब आप काफ़ी लूप होल्स रहते हैं सिस्टम, बहुत लूप होल्स हैं. आप ये बात कॉमन नॉलेज है कि सरकारी महकमों में कई सारे एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स लेट भी आते हैं जॉब में. ठीक है, वी नो दिस. मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लेट आते हैं, बट कितनी जगह ऐसे होता है, टाइम है 10 बजे का, आराम से वो साहब आ रहे हैं 11 बजे. एक वो पहले सीरियल आता था ऑफिस, बहुत पॉपुलर था, क्या नाम, पंकज कपूर ही नाम है उनका, शाहिद के फादर हैं, शाहिद कपूर के फादर पंकज कपूर जी. So it used to be such a popular serial in the I think 90s. हमारे टाइम में तो 90-95 में बहुत चलता. हाँ जी. तो उसमें it is based on office corruption. It is not just that घूस मांगना, पैसा मांगना सिर्फ वही corruption नहीं होता. It is also coming late to office. Defense में no one can imagine coming late to office. Okay, in most of the situations. So I'm saying you implement that kind of discipline within the country to a certain extent. 100% it is not doable. But we know
so many parliamentarians are there, वो sessions attend नहीं करते हैं. There is no आ रहे हैं तो liability. सो रहे हैं. There is no liability also. You come late to office, you know आप पे कोई action लिया नहीं जाएगा, लिया नहीं जाता है. 50 साल से इस ऑफिस में लेट आने के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है. मेरे ऊपर क्यों लिया जाएगा? मैं भी लेट आऊंगा. You impose that kind of discipline. Someone found defaulting, prosecute them, get it done quickly. Prosecution, that court case should be wrapped up quickly. Then you will see that, you know, India becomes heaven on earth. India is already heaven on earth. Actually, we are far better than other nations. जी. दुनिया में सिर्फ मटीरियलिस्टिक पैमानों पे ही क्यों देखना चाहिए, आध्यात्मिक और बाकी सारे intellectual पैमानों में. और हम वैसे भी सहनशीलता बहुत है हमारे देश में, अगर देखा जाए. वैसे भी हम 16th-17th सेंचुरी तक we were anyway on top of the world. जी. Only in the last 200-300 years we've gone a little setback we've had. But we are very soon, you know, we are poised to be on top of the world. And if we can do this, I think, you know, ये इस लेवल का रेवोल्यूशन होगा कि पूरी काया पलट सकती है. तो दोस्तों, आज थे हमारे साथ बहुत ही एक लर्नेड एडवोकेट मेजर कविश अग्रवाल. मेजर साहब ने हमें बहुत ही आसान शब्दों में बताया कि कैसे हम इंडियन जस्टिस सिस्टम बेटर हो सकता है और कैसे हम अपने आप में बदलाव लाके, जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन, और हम लोग अपने मन को शांत रख के बहुत सारे केसेस, बहुत सारे डिस्प्यूट्स लाइफ में अवॉइड कर सकते हैं. मैं मानता हूं कि ऐसे चेंज मेकर्स हमसे मिलते रहेंगे तो हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और लाइफ को अपनी बेटर तरीके से जी सकते हैं. धन्यवाद. Thanks for having me over here. थैंक यू सर. Most welcome.